न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। ईरान पर अमेरिकी हमले की खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान पर हमला हुआ, ये अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं, ये अमेरिका ने जानकारी दी है और कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया गया है। परमाणु खतरे को खत्म करना अमेरिका का लक्ष्य है। नागरिकों, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। ये अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया है कि परमाणु ठिकानों को हमने निशाना बनाया है, लेकिन जो ईरान के नागरिक और सैन्य ठिकाने हैं उन पर अमेरिका ने नुकसान नहीं किया है। और अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान ने हम पर हमला किया तो भयानक जवाब देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह जो बयान दिया है, इस ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर दिया था। और ईरान को जिस बात की आशंका थी वही हुआ। ईरान इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होते ही अमेरिका ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को उड़ा दिया। और इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने पहाड़ के नीचे बने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु बेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस हमले के बाद एबीपी न्यूज ने हर एंगल से आपके लिए आज का शो तैयार किया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने में किस हथियार का इस्तेमाल किया, उसकी आखिर खासियत क्या है, अमेरिका ने ईरान पर यह हमला क्यों किया, यह भी हम आपको बताएंगे। 2 हफ्ते का समय देकर अचानक अटैक की वजह क्या है और अब आगे क्या होने वाला है, अमेरिका और ईरान की आगे की रणनीति क्या है, इस पर भी बात होगी। दुनिया क्यों ट्रंप की एंट्री से परेशान हो गई, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उन 3 ठिकानों के बारे में जिसको अमेरिकी सेना ने तहस नहस कर दिया। अमेरिका ने इराक को चकमा देकर भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे अमेरिकी सेना के B-2 बॉम्बर विमान से 3 परमाणु साइट्स पर हमला किया, जिसमें ईरान का फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट है, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है और इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इन तीनों को अमेरिका ने उड़ा दिया है। रात के अंधेरे में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जैसे ही अमेरिका ने बम गिराए तो उससे निकली रोशनी दूर तक दिखाई दी। धमाके की आवाज भी काफी दूर तक ईरान के लोगों के कानों तक पहुंची। ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया और 6 बम गिराकर तहस नहस कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया। ईरान को इस बात की आशंका तो थी कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर अटैक कर सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन बड़ी प्लानिंग के तहत अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया। जिस वक्त B-2 बॉम्बर विमान टारगेट को भेजने निकला, उस वक्त व्हाइट हाउस में बहुत तनाव था। व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद बैठे हुए थे, उनके साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस थे। ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुजी विल्स, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और बाकी कैबिनेट सदस्य भी बैठे हुए थे और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। और फिर साधा गया ईरान पर निशाना, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में ईरान का परमाणु बेस है। ईरान मानता था कि यहाँ पर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका परमाणु बेस पहाड़ी में 300 फीट नीचे अंदर था। यही अमेरिका के लिए चिंता की बात थी। इसलिए जब अमेरिका ने अपने बॉम्बर को हमले के लिए भेजा तो व्हाइट हाउस में कई घंटों तक बेचैनी और तनाव का माहौल था। B-2 बॉम्बर ने एक एक कर ईरान के 3 ठिकानों पर बम गिरा दिया। जब तक ईरान कुछ समझ पाता तब तक अमेरिकी बॉम्बर सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए, जिसके बाद ट्रंप ने राहत की सांस ली। ट्रंप ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद सामने आए और ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने की कहानी दुनिया को उन्होंने बताई। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. ट्रंप के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। थोड़ी देर में हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई।
ट्रंप ने बताया कि हमले का मकसद दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे को कम करना था। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. जो काम अमेरिका ने कर दिया वो इजराइल नहीं कर सकता था, इसलिए युद्ध के दौरान इजराइल बार-बार अमेरिका से मदद मांग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि 300 फीट मोटी पहाड़ी चट्टान को तोड़ने में अमेरिका ही सक्षम था। ईरान का एक परमाणु सेंटर पहाड़ के 300 फीट नीचे है। पहाड़ के नीचे बने ईरानी परमाणु बेस को उड़ाने के लिए अमेरिका ने सबसे ताकतवर बॉम्बर प्लेन और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर 6 GBU-57 गैर परमाणु बंकर बस्टर बम लेकर गया और तीनों न्यूक्लियर बेस पर निशाना लगाकर गिरा दिया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए जिस B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है उसका एक सांकेतिक वीडियो देखिए। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। एक B-2 बॉम्बर को तैयार करने में 17,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह 12,000 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकता है। 71,000 किलोग्राम वजनी बॉम्बर की रफ्तार 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है और 40,000 पाउंड पेलोड की क्षमता है। इसे 2 पायलट ऑपरेट करते हैं। B-2 का डिजाइन और इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली खास मेटल इसे रडार से बचाती है। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार कोटिंग इसे लगभग अदृश्य बना देती है। इसलिए जब यह ईरान के परमाणु बेस पर हमला करने पहुंचा तो ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी और इजराइल ने अमेरिका के इस एक्शन की जमकर तारीफ की। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. अगर अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम GBU-57 नहीं होता तो ईरान के तीनों परमाणु बेस को उड़ा नहीं पाता, क्योंकि GBU-57 में ही पहाड़ की मोटी परत को तोड़ने की क्षमता है। एक GBU-57 बंकर बस्टर बम का वजन 13,600 किलो तक होता है। इसकी लंबाई 20 फीट 5 इंच होती है और इसमें 5,342 पाउंड विस्फोटक होता है। पहाड़ या जमीन के अंदर 200 फीट तक हमला करने में सक्षम है। इजराइल के पास इस तरह का बम नहीं था, इसीलिए अमेरिका को इस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। B-2 बॉम्बर और GBU-57 का कॉम्बिनेशन ही उसे घातक बनाता है, क्योंकि B-2 बॉम्बर जमीन से 50,000 फीट ऊपर तक बम ले जाता है और टारगेट पर बम गिराता है। इसलिए बंकर बस्टर बम GBU-57 एक प्रहार में करीब 200 फीट जमीन के अंदर तक तबाही मचा पाता है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम अमेरिका का एक ऐसा हथियार है जो गहरे बंकरों और परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है, इसलिए इसे पहाड़ तोड़ने वाला बम भी कहा जाता है। इस बम को ठोस स्टील मिश्रित धातु से बनाया गया है जो विस्फोट से पहले कठोर परतों को तोड़कर बम को अंदर ले जाता है और फिर तबाही मचाता है। इसलिए अमेरिका ने जमीन के 300 फीट नीचे बने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर प्लांट के 3 अंडरग्राउंड फ्लोर को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों? अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान का इरादा परमाणु बम बनाने का था और इसके लिए 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा था। पहली साइट नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर। यह सेंटर तेहरान से 235 किलोमीटर दूर है। सेंटर में 3 अंडरग्राउंड फ्लोर होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एटॉमिक सेंटर में 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। दूसरी और अहम न्यूक्लियर साइट फोर्डो, ईरान का दूसरा अहम परमाणु सेंटर, जो कि तेहरान से करीब 128 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास है। यहां 60% तक यूरेनियम को संवर्धित करने की क्षमता होने की बात सामने आई। और तीसरी साइट इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, यहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदलने का काम हो रहा था। 12-13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट नतांज बारूदी धमाकों से धधक उठी। इस हमले के बाद भी इजराइल ने कई बार नतांज न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया। नतांज सेंटर पर इजराइल के बार-बार हमलों के पीछे एक बड़ी वजह थी
नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर वो ठिकाना जहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। इन सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जा रही थी, यानी यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को वेपन ग्रेड यानी 90% तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो रही थी। अमेरिकी हमले का दूसरा निशाना बनी फोर्डो न्यूक्लियर साइट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम ठिकाना बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 तक ये ठिकाना पूरी तरह से गुप्त था। सेंटर के बारे में असल जानकारी 2018 में आई थी। तब इजराइल ने ईरान के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराए थे। इन डॉक्यूमेंट में फोर्डो सेंटर में यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक संवर्धित करने की जानकारी दर्ज थी। बताया जा रहा है कि प्लांट में यूरेनियम संवर्धन के लिए 2700 सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। वहीं इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक परमाणु साइट को कन्वर्जन सेंटर के रूप में विकसित किया गया। इस्फहान परमाणु केंद्र में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड तैयार किया जाता है, जो एक तरह का परमाणु ईंधन होता है। ये तीनों न्यूक्लियर साइट शुरुआत से ही इजराइल के निशाने पर थी, लेकिन कई बार हमला करने के बावजूद इजराइल को परमाणु ठिकानों को तबाह करने में सफलता नहीं मिली। और ऐसे में अमेरिका ने हमला किया, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इतिहास बदलने वाला करार दिया है। भारत के समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे अमेरिकी विमान ईरान के आसमान में गरजे और फिर ईरान के तीनों परमाणु साइट नतांज, फोर्डो और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। वहीं हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को संबोधित किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के पीछे की वजह साफ की। For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. वहीं अमेरिका के एक्शन को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति की कोशिश का नाम दिया। His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा बन रहा था। ऐसे में कार्रवाई जरूरी थी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने जंग शुरू की, लेकिन इस जंग को खत्म हम करेंगे। अमेरिका के हमले से गुस्साए ईरान ने कहा कि हम सर्वनाश कर देंगे, तबाही मचा देंगे। वहीं अब वो हो रहा है जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। ईरान की ये मीडियम रेंज वाली खैबर मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया है। खैबर को मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल कहा जाता है और जब इस मिसाइल को ईरान ने लॉन्च किया तो उसका ये वीडियो बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉन्च होते ही मिसाइल तेज रफ्तार से इजराइल की तरफ बढ़ी और अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। दावा है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान अब सिर्फ इजराइल के सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि ईरान अब इजराइल के रिहायशी इलाकों की तरफ पहले से कहीं ज्यादा मिसाइलों का मुंह खोल देगा। तो जिस खैबर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया, उसकी खासियत क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। खैबर मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने में ये मिसाइल माहिर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिसाइल अपने सेगमेंट में आने वाली दूसरी मिसाइलों की तुलना में सबसे हल्की है। खैबर मिसाइल की लंबाई 11.4 मीटर है और इसका वजन 550 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ 6.3 टन होता है। इस मिसाइल को 10 पहियों वाले एक खास तरह के मिसाइल लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च किया जाता है। तो ये ईरान की ताकत बड़ी बनती है मिसाइल। जितना भयंकर हमला अमेरिका ने ईरान पर करके उसके न्यूक्लियर साइट तबाह किए, अब उसी तरह का भयानक हमला ईरान भी कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया और इजराइल के एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया। वहीं अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, होलोन, रमतगान, बीरशेवा समेत 14 शहरों पर हमले किए और इजराइल को दहला दिया। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान में मौत का साया बनकर अपने लक्ष्य की तरफ जाती दिखी और फिर कई बिल्डिंग्स को हिट किया। ईरानी मिसाइलें जिन बिल्डिंग्स के ऊपर आकर गिरी, वहां तबाही मच गई। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। कई मिसाइलें इजराइल की सड़कों पर भी गिरी, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। जब तक ईरान की मिसाइलें इजराइल में बरसती रही, इजराइल में हमले से अलर्ट का सायरन बजता रहा।
तो ये कहना गलत नहीं है कि बदले की आग में जल रहा ईरान अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। ईरान एक साथ इजराइल के दर्जनों शहरों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसका मेन निशाना इजराइल की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला तेल अवीव ही है। तो बाकी शहरों का हाल भी बुरा है। और तेल अवीव पर हुए ईरानी हमले के वीडियो भी सामने आए। ये वीडियो एक बहुमंजिला बिल्डिंग का है जो ईरानी मिसाइल के अटैक के बाद पूरी तरह तहस नहस हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के बैलिस्टिक प्रहार के बाद बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई, खिड़की दरवाजे टूट गए और बिल्डिंग की ऐसी हालत हो गई कि पूरी की पूरी बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं बची। वहीं ईरान के हमले का एक और भयानक वीडियो सामने आया है, जिसमें ईरान के हमले के बाद इजराइल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाया गया। हमले के बाद रेस्क्यू टीम घायलों को मलबे के ढेर से निकालकर अस्पताल ले जाती दिखी। तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खंडर बन चुकी है। तस्वीरें बताती हैं कि ईरान विध्वंसक हमले कर रहा है। वहीं खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के हमले से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, अब इसका डेटा भी सामने आ गया है। राहत बचाव कार्य में जुटी इजराइल राहत सेवा के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमले में इजराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हैं। ईरान के हमले में इजराइल के सैन्य और घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं जंग के बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट ईरान के निशाने पर है। वहीं आईडीएफ कमांड सेंटर के निशाने पर होने की बात भी कही गई, जिसके बाद ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान के हमले के डर से इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। उधर हाइफा शहर में ईरान ने हमले बढ़ा दिए। हाइफा में ईरान ने मिसाइल अटैक किए, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए। ईरान के हमले के बाद इजराइल में कई बिल्डिंग धमाके के साथ तबाह हो गई। पहले केवल ईरान और इजराइल के बीच ही टकराव था, लेकिन अमेरिका के हमले ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। अमेरिकी हवाई हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान अब अमेरिका के किन ठिकानों पर हमले करेगा, इसकी पूरी लिस्ट ईरान ने तैयार कर ली है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने तो इन जगहों के नाम तक गिना दिए हैं। ईरान के सरकारी चैनल ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में हर अमेरिकी नागरिक और सैन्यकर्मी ईरान के टारगेट पर है। ईरान के सरकारी चैनल ने कहा कि मध्य पूर्व में लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक काम कर रहे हैं, जो सामान्य से 10,000 ज्यादा हैं। ये ठिकाने ईरान की मिसाइलों की सीधी जद में हैं। वही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी और केहान अखबार के संपादक हुसैन शरीयत मदारी ने कहा है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की जद में है और यहां ईरान जब चाहे तब हमला कर सकता है। इसके अलावा हुसैन शरीयत मदारी ने कहा कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद करना होगा और अगर ईरान ऐसा कर पाता है तो इससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होगी, जिससे पूरी दुनिया पर जंग का असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। यानी कि ईरान भी तैयारी कर रहा है, पलटवार बड़ा करने की बात कर रहा है। जंग बढ़ती चली जा रही है तो ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हुए अमेरिकी हमले के कारण पूरी दुनिया डरी हुई है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से खतरनाक रेडिएशन लीक तो नहीं हो रहा है। हालांकि अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने पहला बयान जारी किया है। ईरान की विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की स्वदेशी तकनीक किसी भी हमले से नष्ट नहीं होगी। इसके अलावा ईरान के परमाणु सुरक्षा विभाग के प्रमुख मोहम्मद रजा करदन ने ईरानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और परमाणु ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। रजा करदन ने कहा कि परमाणु साइट्स से कोई भी खतरनाक रेडिएशन नहीं निकल रहा है और परमाणु ठिकानों के आसपास रहने वालों को कोई खतरा नहीं है, वो बिना डर अपने घरों में रह सकते हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद ईरानवी ने यूएनएससी से आपात बैठक बुलाने की अपील की है और यूएनएससी से आपात बैठक बुलाने की ये मांग अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद ईरानवी ने यूएनएससी के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में कहा गया है कि ईरान अमेरिका की तरफ से किए गए पूर्व नियोजित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के विरुद्ध हैं। आमिर सईद ईरानवी ने
यूएनएससी को लिखे गए पत्र में जोर देकर कहा कि अमेरिका को ईरान पर किए गए हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और सुरक्षा परिषद को तुरंत अमेरिका के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में अमेरिका की इस तरह की दादागिरी को रोका जा सके। ईरान ने अपने पत्र में यह भी कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई 13 जून को इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के जवाब में इजराइल पर की गई कार्रवाई के बाद की गई है, जबकि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान इजराइल जंग में अमेरिका का हस्तक्षेप जंग को और बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान के परमाणु ठिकाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका हमलों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का पता चलता है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अमेरिकी हवाई हमले के बाद फोर्डो में स्थित पहाड़ को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि अमेरिकी हमले के बाद इस साइट के अंदर जाने वाली सुरंग बंद हो गई है। इन सुरंगों के बंद होने का मतलब है कि ईरान को अब अंदर तक कुछ भी पहुंचाने के लिए यहाँ चीजों को दुरुस्त करना होगा। सैटेलाइट तस्वीरों में पाया गया कि पहाड़ के कुछ हिस्सों का रंग बदला है और इसकी आकृति पिछली तस्वीरों की तुलना में अलग दिख रही है। अमेरिकी हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में आए बदलाव से पता चलता है कि विस्फोट के कारण साइट के चारों ओर मलबा फैल गया है। मलबे के बड़े ढेर से ये पता चलता है कि इस सुविधा पर विशेष अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। साइट के पास हवा में छाया हल्के भूरे रंग का धुआं भी इसकी तस्दीक करता है। बता दें कि ईरान का फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट भूमिगत यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जो पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे स्थित है। और इस जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। इजराइल और ईरान पर हमला जारी है। ईरान के बुशर एयरपोर्ट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। दक्षिणी पश्चिमी ईरान में बुशर एयरपोर्ट है और उस पर इस वक्त हमले की खबर सामने आ रही है। तो टकराव अपने चरम पर है और जंग के बीच अभी की बड़ी खबर यह है कि इजराइल का ईरान पर हमला जारी है और इस बीच ईरान के बुशर एयरपोर्ट पर इजराइल ने यह हमला किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने तनाव को और बढ़ा दिया है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है और शांति के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाशने पर जोर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात की जानकारी ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने बताया, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपनी अपील दोहराई और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ संदेश दिया कि बातचीत के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद जहां दुनिया भर में देश अपनी अपनी राय रख रहे हैं, वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है और चुप्पी साधे हुए है। क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजे जाने की घोषणा की थी। अगले ही दिन अमेरिका ने उस ईरान पर हमला बोल दिया जिसे पाकिस्तान अपना इस्लामिक साथी बताता आया है। लेकिन अब पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि वो अब खुलकर ईरान का समर्थन भी नहीं कर पा रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच 18 जून को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। वो अब सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आसिम मुनीर को बुलाकर ट्रंप ने पहले ही पाकिस्तान का मुंह बंद करने का इंतजाम किया था, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी खूब बढ़ा चढ़ाकर दावे किए थे कि मुनीर ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने के लिए मना लिया है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान और उसके हुक्मरान सब चुप्पी साधे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ ही अपने देश की फजीहत करने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ बाकिर सज्जाद ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी नेतृत्व और विदेश मंत्रालय की दुविधा दयनीय है। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान का ईरान प्रेम ट्रंप की वंदना करते हुए खत्म हो गया? क्या खैरात पर टिकी अर्थव्यवस्था वाला पाकिस्तान किसी के भरोसे के लायक नहीं रह गया है? क्योंकि जिस तरह की चुप्पी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, डिप्टी पीएम इशाक डार ने साधी, उसने पूरे इस्लामिक देशों के आगे पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के ही एयर स्पेस का इस्तेमाल किया।
ईरान और इजरायल की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री से चीन बुरी तरीके से तिलमिला गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के हमलों की निंदा की है और इसे विनाशकारी इतिहास को दोहराने वाला बताया है। जब ईरान और इजरायल की जंग शुरू हुई थी तभी से ये बात तय थी कि चीन का रुख ईरान की तरफ है और अब अमेरिका के हमले के बाद ड्रैगन का चेहरा खुलकर सामने आ गया है। चीन ने ईरान पर किए अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और आलोचना करते हुए इसे ईरान इजरायल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट बता दिया। चीन की माने तो अमेरिका की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खतरनाक परिणाम लाएगी जो 2003 के इराक युद्ध जैसे होंगे। बड़ी बात यह है कि एक तरफ चीन ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के महत्व पर जोर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो अंदर से डरा है और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान से निकालने में लगा है। तो सिर्फ चीन ही नहीं, रूस ने भी ईरान पर अमेरिका के हमले की खुलकर आलोचना की है। रूस ने इसे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैलाने वाला कदम बताया है। दरअसल रूस ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो ईरान को तबाह होते नहीं देखेगा और जैसे ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, रूस ईरान के खिलाफ इस गैरकानूनी हमले की कड़ी निंदा करता है। ये कार्रवाई मिडिल ईस्ट में पहले से जटिल हो चुकी स्थिति को और खराब करेगी, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी। अमेरिका का हमला आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। रूस यही नहीं रुका, उसने न सिर्फ खुलकर ईरान का समर्थन किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस हमले के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी कर दी। रूस अब इसे यूएन में उठाने की तैयारी कर रहा है। और इस वक्त हम बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर बहस छिड़ गई है, चीन और जो रूस हैं वो सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं दुनिया भर के कुछ और देश हैं जो ईरान को ये कह रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। ब्रिटेन ने मध्यस्थता की बात कही है और ब्रिटेन ने भी कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाए, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान पर अमेरिका के एक्शन के बाद अब पूरी दुनिया की नजर रूस पर है। आखिर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष पर रूस का रुख क्या होगा? ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात से पहले तुर्की पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी। In response to this breach of international law, खास बात यह है कि अब्बास अरागची ने बयान रूस रवाना होने से ठीक पहले दिया। सोमवार को वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच युद्ध के हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वहीं ये भी साफ हो सकता है कि इजराइल और ईरान युद्ध पर रूस का रुख क्या होगा। अमेरिकी हमले के बाद क्रेमलिन ने पहले ही साफ कर दिया है कि फिलहाल व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। और इस जंग को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने साफ किया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान पर हमला हमने नहीं किया, सिर्फ परमाणु खतरे को बेअसर करने के लिए अमेरिका ने ये हमला किया है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। इस बीच ये भी कोशिशें हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ किया है कि सत्ता परिवर्तन हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हमला इसलिए किया गया ताकि परमाणु खतरे को बेअसर ईरान में किया जा सके। तो अमेरिका के हमले के बाद ईरान की जान मुश्किल में है। उधर ईरान का पड़ोसी तुर्की अलग ही गेम खेल रहा है, जो एक तरफ ईरान के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की नाटो देशों के साथ सैन्य ड्रिल करने वाला है। वाला करार दिया और शांति की अपील की। वहीं दूसरी तरफ तुर्की 23 जून से 5 जुलाई तक एक सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका समेत कई नाटो देश शामिल हैं। दरअसल तुर्की दोगलेपन में पाकिस्तान को भी मात देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तुर्की मुस्लिम देशों के संगठन OIC के समिट में मेजबानी कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान इजराइल युद्ध का रहने वाला है। लेकिन जो तुर्की नाटो देशों के साथ अभ्यास करेगा, क्या वो खुलकर अमेरिका या उसके सहयोगियों की मुखालफत करेगा? क्योंकि नाटो का सीधा नियम है, अगर नाटो समूह के किसी भी देश पर हमला हुआ तो बाकी देशों को उसका साथ देना होगा। अब सवाल ये है कि अगर जंग बढ़ी और लड़ाई के कई और फ्रंट खुले तो तुर्की किसके साथ खड़ा होगा, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर अमेरिका ने भी जंग में दस्तक दे दी। तो वहीं ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूरोप के कई देश ईरान के खिलाफ हैं, पर ईरान पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है।
लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसकी हर बात ईरान को माननी पड़ती है। संघर्ष के वक्त भी यह ग्रुप अहम भूमिका निभा सकता है और इस ग्रुप का नाम है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में कच्चा तेल उत्पादन करने वाले ईरान समेत कुल 23 देश शामिल हैं। इसमें रूस की भूमिका भी बेहद अहम है, क्योंकि रूस तेल उत्पादक होने के साथ ही ईरान का सबसे मजबूत साझेदार भी है। वहीं ओपेक में शामिल मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं, जिनकी बात ईरान शायद नजरअंदाज न करे। एक तथ्य ये भी है कि ओपेक प्लस शामिल देश प्रतिदिन 45.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। EIA के मुताबिक 2023 तक ईरान रोजाना 2.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था। साल 2022 में ओपेक प्लस देशों ने कुल वैश्विक उत्पादन का 59% प्रोड्यूस किया। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि अगर ओपेक प्लस के देश तनाव को कम करने की पहल करते हैं तो ईरान बात मानने को राजी हो सकता है। वहीं तेल की कीमतों पर असर को देखते हुए इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी बातचीत को मजबूर हो सकते हैं। और जो हालात बने हुए हैं, ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और इसमें उसे चीन का भरपूर साथ मिलने की खबर है। सवाल है कि क्या ईरान ने चीन के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील कर ली है? क्योंकि चीन के 9 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि डिफेंस डील के जरिए चीन की तरफ से ईरान को रक्षा उपकरण सप्लाई किए जा रहे हैं। खबर है कि चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई किया है, जो कि अमेरिका के अटैक को देखते हुए किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25 जून के बाद कभी भी ईरान पर इजराइल के साथ अमेरिका विध्वंसक हमला कर सकता है। इसके लिए अमेरिका इजराइल मिडिल ईस्ट के आसपास रक्षा उपकरणों की तैनाती की खबर है। जल और वायु दोनों रास्तों से अटैक की तैयारी है। ऐसे में ईरान ने चीन से हाथ मिला लिया है और इसीलिए ड्रैगन के हथियार ईरान पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान इजराइल जंग का आज 10वां दिन है। अमेरिका अब सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध शुरू कर चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को आखिरकार ईरान के खिलाफ खुली जंग में क्यों कूदना पड़ा? तो शुरुआत में ट्रंप इराक पर हमले के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नेतन्याहू के कड़े रवैये के चलते ट्रंप ने बीच का रास्ता अपना लिया। शुरू में जब इजराइल को जंग में बढ़त मिली तो ट्रंप खुलकर साथ आए और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया और अब ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका ने अब सीधी एंट्री मार ली है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके ट्रंप ने अपने इरादे जता दिए हैं। नेतन्याहू से दोस्ती और ईरान को धमकी देने की बात अब यही नहीं रुकने वाली। ट्रंप अभी भी कह रहे हैं, अगर ईरान ने पलटवार किया तो अंजाम और भी बुरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुरुआत में ईरान पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी। ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की कूटनीतिक बातचीत होनी थी, लेकिन इजराइल ने हमला करके सारी योजना पर पानी फेर दिया। ट्रंप नहीं चाहते थे कि इजराइल ईरान पर हमला करे, वो ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे। इजराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि सैनिक विकल्प के साथ ईरान के साथ डील आसान हो जाएगी। नेतन्याहू ने जब ईरान पर हमला कर दिया तो ट्रंप को इजराइल का समर्थन करना पड़ा। अमेरिका के जंग में कूदने की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने से सीधे तौर पर इनकार करता रहा है। अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देंगे और उसी का नतीजा रहा कि ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करवा दिया। ईरान इजराइल जंग भले ही 12 जून को शुरू हुई, लेकिन इसकी तैयारी करीब 1 साल से चल रही थी। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला करने की तैयारी की थी। ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए पहले ही प्लान बन गया था, यानी कि मिडिल ईस्ट को घेरने के लिए अमेरिका हर कदम पर इजराइल का साथ दे रहा था। ईरान पर हमले को लेकर खुलासा। अमेरिका इजराइल की 1 साल से थी तैयारी। अमेरिका इजराइल ने किया सैन्य अभ्यास। ईरान इजराइल जंग अभी भी जारी है। दोनों तरफ से जमकर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल ने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के समय में ही हमले की योजना बना ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक हमले की वॉर रिहर्सल की गई थी। 1 साल में कई बार हमले की ड्रिल हुई। दोनों देशों ने जंग के लिए हर तैयारी को परखा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए भी प्रैक्टिस की गई थी।
हालांकि अमेरिकी अधिकारियों को ये उम्मीद नहीं थी कि अभ्यास के बाद इतनी जल्दी ईरान पर हमला हो जाएगा। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना बयान दे रहे थे। इस बात की उम्मीद थी कि ट्रंप इस जंग में कूद सकते हैं। अमेरिका अब पूरी तरह से इसमें सामने आ गया है। जो लड़ाई दो देशों के बीच थी, अब उसमें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी शामिल हो गई है। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया को लग रहा था कि ट्रंप इस बार अमेरिका को किसी तरह की जंग में नहीं झोंकेंगे, लेकिन सारी उम्मीदों को छोड़कर ट्रंप जंग में उतर गए। हालांकि ट्रंप के सामने मुश्किलें कई हैं, लेकिन रास्ते कम हैं। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न करते करते ईरान और इजराइल जंग के बीच कूद ही पड़े। इस लड़ाई में अमेरिका शामिल हो चुका है। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। पद संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति लाने में सफल नहीं हो पाए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि इससे स्थायी शांति का रास्ता खुलेगा, लेकिन ईरान ने कहा है कि उसके भारी सुरक्षा वाले फोर्डो परमाणु ठिकाने को सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचा है। वहीं ट्रंप जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कई टारगेट बचे हैं और अमेरिका सटीकता के साथ उन पर हमला करेगा। तो बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करना था, हम जंग को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अब कूटनीतिक तरीके से समाधान चाहते हैं। अमेरिका का कोई भी ये मकसद नहीं है कि इस जंग को आगे बढ़ाया जाए।